दोस्तों, हमारा सौरमंडल अतीत में कैसा दिखता था? क्या कभी आपने ये सोचा है? क्या अतीत में भी हमारा सोलर सिस्टम बिल्कुल ऐसा ही था? आज हम आपको लेकर जाने वाले हैं 3.8 बिलियन साल पीछे और देखेंगे कि तब हमारा सोलर सिस्टम यानी हमारी पृथ्वी, चांद, मंगल ग्रह और बाकी अन्य ग्रह कैसे दिखते थे। और ये सब हम वैज्ञानिक डाटा के आधार पर ही आपको बताएंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी और आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, प्लेनेट के बारे में जानने से पहले ये जान लेते हैं कि हमने 3.8 बिलियन साल ही क्यों चुना। दरअसल ये वो डेट है जब हमारा सोलर सिस्टम लेट हेवी बॉम्बार्डमेंट के आखिरी पीरियड में चल रहा था। लेट हेवी बॉम्बार्ड पीरियड 4.1 बिलियन ईयर से 3.8 बिलियन ईयर के टाइम को कहा जाता है। इस दौरान हमारे सोलर सिस्टम में कई सारे एस्ट्रॉइड कई सारे प्लेनेट से टकरा रहे थे और इसी वजह से सारे प्लेनेट्स में काफी बड़े चेंजेस आ रहे थे। लेकिन इस समय के बाद प्लेनेट में बहुत ही ज्यादा कम बदलाव आए हैं, इसलिए यही सबसे सही डेट है। तो सबसे पहले गैसियस प्लेनेट से शुरू करते हैं। वैसे तो हमें सोलर सिस्टम के पहले प्लेनेट से शुरू करना चाहिए, लेकिन हमने इस लिस्ट में गैसियस प्लेनेट्स जैसे कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून को पहले लिया है, क्योंकि पूरे इतिहास में ये प्लेनेट बिल्कुल ना के बराबर बदले हैं। और इसका कारण है क्योंकि इनकी कोई ठोस सरफेस नहीं है, बल्कि ये गैस के गुब्बारे है। इतने सालों से एस्ट्रॉइड के कॉलिजन से भी इनके स्ट्रक्चर और इंटीरियर में ज्यादा फर्क नहीं आता है। जैसा कि 3.8 बिलियन साल पहले लेट हेवी बॉम्बार्डमेंट में चारों गैस जायंट पर कई सारे एस्ट्रॉइड टकराए थे, लेकिन सब उनके बादलों के अंदर समा गए। वैज्ञानिकों का कहना है कि जुपिटर और सैटर्न के कलर में फिर भी फर्क आया है और इसका कारण है कि एस्ट्रॉइड में कई प्रकार के मिनरल होते हैं और उसकी वजह से जब ये एस्ट्रॉइड सैटर्न या जुपिटर के बादल में समा जाते हैं तो कई बार कुछ नेचुरल फिनोमेना की वजह से ये मिनरल बादल के रंग को बदल देते हैं। जैसा कि 1993 में साउ मेकर लीवी 9 नाम के एक कॉस्मिक जुपिटर पर आकर गिरा था और इसकी वजह से जुपिटर पर एक बहुत ही ज्यादा डार्क कलर का वॉल्टेक्स बन गया था, जिसने वहां के बादलों का कंपोजिशन थोड़ा चेंज कर दिया था। लेकिन ये बदलाव इतना ज्यादा कम होता है कि इससे गिनना ऑलमोस्ट ना के बराबर होता है। इसलिए थोड़े से कलर में अंतर होने के सिवाय चारों गैस जायंट पहले भी ऐसे ही दिखते थे जैसे अभी दिख रहे हैं। हाँ, लेकिन उनके जो मून है वे काफी डिफरेंट हो सकते हैं। पहले इन गैस जायंट के पास इतने सारे चांद नहीं थे जितने आज मौजूद है, क्योंकि ये मून धीरे धीरे करके बने हैं इन गैस जायंट के बहुत शक्तिशाली ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। अब आगे बढ़ते हैं रॉकी प्लैनेट्स पर। मर्क्यूरी, आपने ये तो जान लिया होगा कि गैस जायंट में ज्यादा बदलाव नहीं हुए हैं, लेकिन रॉकी प्लैनेट की कहानी पूरी अलग है। जैसे मर्क्यूरी लेट हेवी बॉम्बार्ड के बाद एक आग के गोले की तरह था। ये मैसेंजर प्रोब के एनालिसिस के बाद ये पता चला कि बिल्कुल हमारे चांद की तरह मर्क्यूरी पर भी कई सारे क्रेटर मौजूद है। ये क्रेटर साइज में काफी ज्यादा अंतर रखते हैं, कुछ तो मीटर जितने हैं तो वहीं कुछ हजारों किलोमीटर तक लंबे हैं और कुछ क्रेटर तो हाल ही में कुछ मिलियन साल पहले बने हैं। इनको इनकी सेंट्रल पीक द्वारा पहचाना जा सकता है, यानी कि ये जो क्रेटर ज्यादा गहरा है वह रिसेंट टाइम में बना क्रेटर है और जो क्रेटर बहुत ज्यादा पुराना है उसकी हाइट छोटी होती है, भले ही उसकी लंबाई हजारों किलोमीटर तक क्यों ना हो। और इसका कारण है धीरे धीरे ऊपर की सतह इरोड होती जाती है। खासकर ये मर्क्यूरी पर बहुत ज्यादा होता है क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर चेंज बहुत ही ज्यादा मात्रा में होता है। धरती पर किसी भी जगह दिन और रात में ज्यादा से ज्यादा 10 डिग्री का अंतर आ सकता है, लेकिन यहाँ पर सुबह का तापमान 350 डिग्री सेल्सियस होता है तो रात को 170 डिग्री सेल्सियस, जिसकी वजह से यहाँ की जमीन काफी इरोड होती है। और बिल्कुल हमारे चांद की तरह मर्क्यूरी ने भी करीब 4 बिलियन साल पहले बहुत ही ज्यादा भयंकर बॉम्बार्ड को झेला है। यहाँ पर भी कई सारे एस्ट्रॉइड के कॉलिजन हुए हैं। ऊपर से मर्क्यूरी में एटमॉस्फेयर भी नहीं है, जिसकी वजह से फुल स्पीड में आते हुए एस्ट्रॉइड को रोकने के लिए कोई भी चीज नहीं होती है। धरती पर तो फिर भी एस्ट्रॉइड स्लो हो जाते हैं, लेकिन मर्क्यूरी पर एस्ट्रॉइड स्लो नहीं होते हैं, बिल्कुल उसी तेजी से टकराते हैं। 3.8 बिलियन साल पहले मर्क्यूरी पर भी एक्टिव वोल्केनोज हुआ करते थे और पूरे प्लैनेट पर लावा बहता था, जो कि सूखे पत्थर जैसा लैंड फॉर्मेशन या स्ट्रक्चर बन जाता है। मर्क्यूरी पर पृथ्वी के मुकाबले टाइडल प्रेशर 17 गुना ज्यादा है, यानी कि अगर यहाँ पर नदी या समुद्र होता तो लगातार यहाँ पर सुनामी आती रहती। बुध की जियोलॉजी के बारे में सबसे कमाल की चीज है कि कैलोरिस बेसिन ये पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्रेटर में से एक है। ये करीब 1550 किलोमीटर के दायरे में फैला है और ये इम्पैक्ट क्रेटर कैसे बना ये चीज अभी भी मिस्ट्री है, क्योंकि ऐसे स्ट्रक्चर को मर्क्यूरी के सिवाय किसी भी और प्लेनेट पर नहीं देखा गया है। इसके आसपास 100 से भी ज्यादा नैनो क्रैक्स मौजूद है, जिसे देखने पर यह बिल्कुल किसी स्पाइडर की तरह दिखता है और इसके बीच में ये क्रेटर मौजूद है। इसकी ओरिजिन के बारे में तो कुछ नहीं पता है, लेकिन इन सब बातों से ये तो पता चलता है
कि मरकुरी जो है उसका पास्ट बहुत ही ज्यादा खतरनाक रहा है और बहुत ही ज्यादा वायलेंट भी है, और इसलिए आज जैसे मरकुरी दिखता है 3.8 बिलियन साल पहले मरकुरी ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ये किसी आग के गोले की तरह होगा जिस पर लगातार एस्टेरॉयड क्रैश होते होंगे। वीनस। अब बात करते हैं हमारे सोलर सिस्टम के सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट की। आज भले ही ये नर्क जैसा है क्योंकि यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती है और टेम्परेचर 480 डिग्री सेल्सियस तक भी जा सकता है, लेकिन ये पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। कुछ एनालिसिस और रिसर्च से ये पता चलता है कि वीनस पहले एक्चुअली में काफी हद तक पृथ्वी के जैसा दिखता था। 4 बिलियन साल पहले जब लेट हेवी बॉम्बार्डमेंट हुआ था तब वीनस के ऊपर कई सारे कॉमेट भी गिरे थे। ये कॉमेट्स पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पानी स्टोर करते हैं क्योंकि ये पूरी तरीके से बर्फ के ही होते हैं और ये बर्फ भी पिघल के पानी बन गई। और अगर प्लेनेट का एटमॉस्फेयर और ग्रेविटेशनल फोर्स सही होगा तो फिर यही पानी आगे जाकर नदी नाले और समुद्र बनाता है। और आज से बिलियन ऑफ ईयर पहले वीनस का टेम्परेचर काफी नॉर्मल टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक जाता था। ये इतना भी ज्यादा नहीं है, खासकर वीनस के आज के 480 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से तो ये काफी ज्यादा फ्रेंडली है। और माना जाता है कि अगर वीनस का टेम्परेचर ये था तो यहाँ पर रिवर और ओशियन का फॉर्मेशन जरूर हुआ होगा और इसका मतलब है कि यहाँ पर लाइफ भी होगी। और अगर लाइफ नहीं है फिर भी एटलीस्ट 300 मिलियन साल तक यहाँ पर रिवर और ओशियन फॉर्मेशन बने रहे होंगे जिसमें एटमॉस्फेयर भी परफेक्ट था। लेकिन फिर धीरे धीरे किसी तो अननोन वजह से ये प्लेनेट बहुत ही ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर भरने लगा, जिसकी वजह से प्लेनेट का टेम्परेचर बढ़ता गया, सारा पानी एवोपरेट हो गया और यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस का स्टेट भी बहुत ज्यादा बढ़ गया, जिसने इस फ्रेंडली लुकिंग प्लेनेट को नर्क बना दिया। आज इसका टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि इसे हॉटेस्ट प्लेनेट कहा जाता है। यहाँ पर पानी की एक बूंद भी कहीं नहीं रह सकती है और इसलिए यहाँ पर लाइफ का होना इम्पॉसिबल है। अर्थ। ये बात तो हम सब जानते हैं कि आज हमारी पृथ्वी जितनी ज्यादा प्यारी और सुंदर दिखती है वैसी पहले नहीं थी। 3.8 बिलियन साल पहले अर्थ पर लाइफ का कोई भी अवशेष तक मौजूद नहीं था और इसका टेम्परेचर भी काफी ज्यादा हाई हुआ करता था। तभी अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट्स मूव हो रही थी और लैंड फॉर्मेशन बन रही थी। इस वक्त भी पृथ्वी के वातावरण में पानी के कण मौजूद थे और इसी के साथ एटमॉस्फेयर में कई अलग अलग प्रकार की गैसेज भी मौजूद थी जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन आज की तरह फ्री में मिलती ऑक्सीजन तभी बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन करीब 3700 मिलियन साल पहले स्ट्रोमेटलाइट्स का फॉर्मेशन हुआ जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉसिल थे। ये पानी के फॉर्मेशन के कई साल बाद बने थे और ये करीब 1250 मिलियन साल पहले बहुत ही ज्यादा मात्रा में मौजूद थे। खैर कई रिसर्च में ये बताया है कि ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जिन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करके ऑक्सीजन को रिलीज किया, यानी कि यही वह है जिन्होंने हमारे इस प्लेनेट को ऑक्सीजन से भरा। लेकिन तभी भी पृथ्वी पर रहने लायक कंडीशन नहीं बनी थी और आज के वक्त अर्थ पर जितने भी जीव मौजूद है उसमें से शायद ही कोई जीव उस समय सर्वाइव कर पाता। लेकिन धीरे धीरे ये कंडीशन और भी बेहतर हुई और लाइफ का फॉर्मेशन हुआ। मार्स। आखिर में बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग प्लेनेट यानी कि हमारा रेड जायंट मार्स की। माना जाता है कि लेट हेवी बॉम्बार्ड पीरियड के बाद मार्स पर भी कई सारे पानी से भरे कॉमेट गिरे थे जैसे वीनस और अर्थ पर गिरे थे और तभी मार्स का एटमॉस्फेयर आज के मुकाबले काफी डेंस हुआ करता था। वहाँ का टेम्परेचर काफी सही हुआ करता था और वहाँ का ग्रेविटेशनल फोर्स भी काफी परफेक्ट था, यानी कि वहाँ पर जीवन होने के बहुत ही ज्यादा चांसेस थे। कई वैज्ञानिक तो ये भी मानते हैं कि मार्स पर जिंदगी अर्थ से भी ज्यादा बेटर सर्वाइव कर सकती थी, इसलिए करोड़ों अरबों साल पहले मार्स बिल्कुल पृथ्वी जैसा या उससे भी बेटर दिखता था। लेकिन इसका कोर काफी ज्यादा छोटा था जिस वजह से ये ठंडा पड़ गया और इसकी मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गई और यही है जो आउटर स्पेस के रेडिएशन से हमें बचाती है और इसलिए यहाँ पर रेडिएशन फैल गया और सारी चीजें तबाह होने लगी। और अगर यहाँ पर कभी लाइफ होती तो शायद वह इसके वजह से तबाह हो जाती या फिर वह कहीं और चली जाती। पेंसिप्रेमिया थ्योरी के हिसाब से अर्थ पर लाइफ मार्स से ही माइग्रेट करके आई है। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो हम किसी और वीडियो में बताएंगे। लेकिन अब तक आप ये समझ गए होंगे कि पूरे अतीत में प्लेनेट में काफी ज्यादा बदलाव हुए हैं, कुछ तबाह हुए तो कुछ सुधर गए, लेकिन इसी के कारण आज हम सब जिंदा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर इसको लाइक करें और अपनी राय दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, याद रख के। धन्यवाद।